फ्रेंड्स, आपका अपने सनय प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली नंबर 1.3 को सरल करेंगे। इसमें दिए गए सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और कैसे इनको हल करना है। और इस पार्ट से, इस प्रश्नावली से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आप इस प्रश्नावली को देखते हैं और यदि इसके पहले के उदाहरण को आपने नहीं देखा है तो उस उदाहरण को भी देखिए, क्योंकि उदाहरण प्रश्न करड़ी में 2, करड़ी में 3 ऐसे क्वेश्चनों को आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये आपको उदाहरण में प्रश्नावली 1.3 के पहले के उदाहरण के वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। उस वीडियो लेक्चर को भी जरूर देखिए। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो क्या करना है? सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको मानना है, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा आपको मान लेना है। आप परमेय पूछे तो आपको परमेय मानना है। माना करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है। तब जब भी कोई संख्या परमेय संख्या होगी तो उस परमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख पाएंगे, मतलब लिख सकते हैं। इस यहाँ पर एक पॉइंट डिस्क्राइब करना है जिसको आप लिख दीजिए, जहां p और q जो है एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। जहां p और q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा जो आपका q है ये 0 के बराबर नहीं है। ये आपको डिस्क्राइब कर देना है, बगल में लिख देना है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को हल करते समय। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग यहां लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिया जाए। करड़ी में 5 है, इसका वर्ग कर दीजिए, और p बटा q है, इसका भी वर्ग कर दीजिए। जब भी करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे या किसी भी संख्या का वर्ग करें जो करड़ी में हो तो उसकी करड़ी खत्म हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि जिन संख्याओं का हर ना लिखा हो उस संख्या का हर हमेशा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। कैसे गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा 5q स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें कर देंगे, सॉरी यहाँ p स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। और भी सरल करेंगे तो q स्क्वायर को यही रहने दीजिए, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बटे 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है और जब भी गुणा पक्षांतर होगा तो भाग होगा, भाग यानी बटा बन जाएगा। इसको मानना है आपको समीकरण नंबर 1। अब यहां लिखना है आपको कि यदि 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो परिमेय 1.3 द्वारा, परिमेय 1.3 क्या है, तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से बताया गया कि परिमेय 1.3 क्या है। तो परिमेय 1.3 द्वारा जो जो 5 होगा आपका, 5 जो होगा वो p को भी विभाजित करेगा या करेगी, ठीक है, करेगा या करेगी। और जब इसे विभाजित करेगी तो अतः, ध्यान समझिएगा, अतः हम लिख सकते
हैं कि, अतः हम लिख सकते हैं कि जो P होगा वो 5a के बराबर होगा, जहां ये एक भागफल है। अब ये कैसे हुआ? तो सपोज डेट मान लीजिए मैंने 5 एक संख्या लिया और इससे 25 में भाग दिया, तो कितने बार ले जाएंगे? 5 बार। तो हो जाएगा 5 25, पूरा खत्म हो गया। अब ये जो 5 है आपका यही 5 है जिसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और ये जो 5 है ये है भागफल। क्या है? भागफल। जो है यहाँ पर ये मतलब अज्ञात है, इसमें पता नहीं है इसलिए ये माना गया। और ये जो आपका है ये है आपका P, ठीक है, भाज। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है P, भाजक है 5 और भागफल है ये, तो ये लिखा गया। और शेषफल चूंकि 0 है, ये है आपका शेषफल। और शेषफल चूंकि 0 है तो शेषफल 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 ऐड करने से या 0 सब्ट्रैक्ट करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 5a। अब इस केवल P के मान को समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर रखा जाए, तो समीकरण 1 यही है। देखिए क्या है, P स्क्वायर बराबर P का मान 5 ये का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, और बटे 5 हो जाएगा। ठीक, आगे समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आगे समझेंगे। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और ये का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर बटे हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग 25, ए का स्क्वायर ये स्क्वायर और 5, इस 5 से 25 को काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 ए स्क्वायर। इस 5 को उधर ले तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 5 बराबर हो गया ए स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर लिखे थे ऐसे यहाँ भी लिखिए। यहाँ लिखिए यदि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो परिमेय 1.3 द्वारा 5 क्यू को भी विभाजित करेगी। ठीक है, विभाजित करेगी। और जब 5 पी को भी विभाजित करेगा और 5 पी को भी विभाजित करेगा, तो जो 5 होगा वो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब क्यों नहीं संभव है? क्योंकि P और Q एक सहाभाज्य संख्या है और सहाभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है, तो इसलिए 5 संभव नहीं है। आगे लिखेंगे क्योंकि P और Q एक सहाभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि P और Q एक सहाभाज्य संख्याएं हैं, और जब P और Q एक सहाभाज्य संख्या होगी तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, एक के सिवाय कोई नहीं होगा, एक के सिवाय कोई नहीं होगा। अतः यह
मानना गलत है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तब हम कह सकते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि करड़ी में 5 को कैसे हमें सिद्ध करना है। देयर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हल डालिए, फिर मानिए। माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तब जब भी कोई संख्या परिमेय होगी तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 3 + 2 करड़ी में 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां लिख दीजिए, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा जो q है वो 0 नहीं है। ये बात आपको लिख देना है। जब भी कोई संख्या परिमेय होगी तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिख दिया गया। और इसको सरल किया जाए, इसको हम और क्या सरल कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस संख्या को यहीं रहने दे, इसको इधर ले जाए। तो इधर क्या बचेगा, 2 करड़ी में 5 और इधर हो जाएगा p/q और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, इस 2 को भी उधर ले जाया जाए तो इधर बचेगा करड़ी में 5। चूंकि ये गुणा के रूप में है तो इधर हो जाएगा भाग, यानी हो जाएगा p/q -3/2। ठीक है, इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर ये हो जाएगा p/2q और -3/2। ठीक, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, अब इनको देखिए ध्यान से। अब इसको ध्यान से आपको देखना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए p, 2 और q ये तीनों पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगी, और 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा है, माइनस। तो आपको पता होगा कि आपने पिछली कक्षा 9 में आपने देखा या पढ़ा होगा कि दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा एक परिमेय संख्याएं होती हैं। जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो यहां लिखिए, चूंकि दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर, दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा एक परिमेय संख्या होती है।
दो परमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा एक परमेय संख्या होती है। इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी। करड़ी में 5 एक परमेय संख्या होगी। ध्यान से जो देखना, करड़ी में 5 एक क्या होगी? परमेय संख्या। जब इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो क्या आएगी? परमेय संख्या। चूंकि फिर से देखिएगा ध्यान से, चूंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह मानना गलत है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तब हम कह सकते हैं कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को हल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको मैंने पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में भाषा ज्यादा लिखना पड़ता है, तो मैं ऐसे ही पहले से लिख दिया हूं ताकि आप इनको आसानी से आप भी ऐसे कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रमेय हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है 1 बटा करड़ी में 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 7 करड़ी में 5, और क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + करड़ी में 2। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, बस इनको समझना आपको है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, हल डालेंगे और माना 1 बटा करड़ी में 2 एक परमेय संख्या है। ऐसा हर क्वेश्चन में माना जाता है जब उसको सिद्ध करना हो कि ये अप्रमेय है। माना 1 बटा 2 करड़ी में 2 एक परमेय संख्या है, तब कोई भी संख्या अगर परमेय है तो हम उसे एक p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बराबर हो जाएगा p बटे q, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q = 0 और q का मान 0 नहीं है। इस बात को आपको लिखना है। अब जब ऐसा करेंगे, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका गुणा इसमें होगा, तो q एक q हो गया, इसका गुणा इसमें होगा, तो करड़ी में 2p हो जाएगा। फिर देखिए p को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा q बटा p, और ये बराबर बचेगा करड़ी में 2। अब ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, ये तो कोई संख्या है, मान लीजिए ये लिखा है 2/3, तो ये एक परमेय संख्या है, लेकिन क्या इसको 3/2 लिख दिया जाए तो परमेय संख्या नहीं होगा? तब भी परमेय संख्या होगा। यदि ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगा। तो वही बात है कि यदि p बटा q परमेय संख्या है तो q बटा p भी परमेय संख्या होगा। तो यहाँ लिखा है चूंकि p और q एक पूर्णांक है, तब p बटा q या q बटा p एक परमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 2 भी एक परमेय संख्या होगी। कोई भी परमेय संख्या के बराबर परमेय संख्या ही हो सकता है, कभी अपरमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो यदि ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। इसको आपने सिद्ध किया है कि करड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है, अतः यह मानना गलत है कि 1 बटा करड़ी में 2 एक परमेय संख्या है। ठीक, तब हम कह सकते हैं कि 1 बटा करड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से आपको सिद्ध करना है।
ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, हल डालेंगे, फिर मानेंगे। माना 7 करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है, तब हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो, q का मान 0 नहीं है। अब जब हम इसे p बटा q के रूप में लिखेंगे तो देखिएगा डिफरेंस, जिसका हर ना हो उसका हर हमेशा 1 होता है। कैसे गुणा करेंगे, इस 7 का इसमें गुणा कर देंगे, बाकी वैसे रहने देंगे, तो हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर p बटे 7q। अब देखिए p q और 7 एक पूर्णांक है, p q पहले से लिखा हुआ एक पूर्णांक है और 7 आप देखकर ही बता सकते हैं कि पूर्णांक है या नहीं है, तो पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो p बटा 7 भी एक परमेय संख्या है, और जब ये परमेय संख्या है तो करड़ी में 5 भी आपका एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय संख्या के बराबर ही परमेय संख्या हो सकती है। ठीक, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 5 जो है आपका एक अपरमेय संख्या है, अतः यह मानना गलत है कि 7 करड़ी में 5 एक परमेय संख्या है। तब हम कह सकते हैं कि 7 करड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इनको आप सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। नंबर 3 डालेंगे, हल डालेंगे, मानेंगे। माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परमेय संख्या है, तब हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो है। फिर यदि इसको और सरल करेंगे तो ये जो 6 है इसको इधर ले जाइए, प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो p बटे q माइनस 6 होगा। माइनस 6 होगा, चूंकि आपको पता है जिसका हर ना लिखा हो उसका हर हमेशा 1 होता है, तो इसका हर 1 होगा। अब ये भी एक परमेय संख्या है और ये भी एक परमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपने कक्षा 9 में पढ़ा कि दो परमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा एक परमेय संख्या होती है। यदि दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो आएगी वो परमेय संख्या आएगी, और ये दो परमेय संख्याओं को घटाएंगे जो आएगा वो भी परमेय संख्या ही आएगा। तो इसलिए करड़ी में 2 एक परमेय संख्या होगी, यदि इनको घटाया जाए तो जो आएगा ये आपका परमेय संख्या होगा। चूंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है, अतः यह मानना गलत है कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक परमेय संख्या, जो यहाँ पर मैंने माना है। तब हम कह सकते हैं कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक परमेय संख्या, सॉरी अपरमेय संख्या है। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। बस आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली 1.3 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नावली से, इस प्रश्नावली से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर पूछता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।